औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा जो टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन है, पूरे चैप्टर बड़े मज़े का चैप्टर है। इसमें कोई ऐसी भयंकर बात नहीं है जिससे हम डर जाए। केमिकल कोऑर्डिनेशन, इसके अंदर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बता देता हूँ मैं आप लोगों को इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, ताकि आप लोग को ये पूरा पेज ना पढ़ना पड़े ना। स्लो इन एक्शन, अगर कभी आए कि हॉर्मोन्स का एक्शन कैसा होता है तो स्लो इन एक्शन, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। ये लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक होता है, मतलब इसको जाने में अपने रिसेप्टर ऑर्गन में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और इसका जब असर शुरू होता है तो वो असर भी बहुत ज़्यादा टाइम तक लगता है। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे होता है। प्रोवाइडेड बाय हॉर्मोन्स होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है और फिरोमोन्स होता है। सही है। हॉर्मोन्स क्या होते हैं हमारे पास, रिस्पॉन्सिबल करते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। जितनी बॉडी ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेशन चल रहा है, तो मतलब जैसे कि अभी पिट्यूटरी ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरी, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड टेस्टिस, तो ये सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। जैसे कि रास सिस्टम में हमारे पास किडनी, लंग्स, ये सब एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। तो ये सारा काम करवा कौन रहा है? हॉर्मोन्स करवा रहे हैं। न्यूरोट्रांसमीटर, कोऑर्डिनेशन बिटवीन न्यूरॉन्स हमें पता होता है, और फिरोमोन्स जो कि डिफरेंट एनिमल्स के बीच में होता है, जैसे कि कुत्ते का बिल्ली के साथ, बिल्ली का मेरे साथ, ऐसे ये जो इंटरेक्शन होता है उसको हम फिरोमोन्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपकी बात क्लियर होनी चाहिए। हमारे पास 3 किस्म के हार्मोन्स होते हैं। ये बातें सुपरफिशियल मैं आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं। इस चैप्टर में से एमसीक्यूज हार्मोन्स के ज़्यादा बनते हैं। हमारे पास 3 किस्म के हार्मोन्स होते हैं। पहले तो एक बात ये कि हमारे पास हार्मोन्स एंडोक्राइन होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। ENDO, एंडोक्राइन ऑर्गन्स। एंडोक्राइन ऑर्गन्स ले, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ले लें। यहाँ से हमारे पास ये रिलीज होते हैं। कहाँ रिलीज होते हैं? सीधा ब्लड स्ट्रीम के अंदर। फिर ब्लड स्ट्रीम में घूम रहे होते हैं, फिर जाके अपने रिसेप्टर ऑर्गन के पास जाके रिसेप्टर से बाइंड करके अपना काम शुरू कर देते हैं। हमारे पास 3 किस्म के हार्मोन्स होते हैं। हाँ, एक पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स, प्लीज़ आप लोग ये लिख लीजिए, पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स। सेकेंडली मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन्स। तीसरा स्टेरॉयड हार्मोन्स। पहला पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स, दूसरा मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन्स, तीसरा स्टेरॉयड हार्मोन्स। अगर आप लोगों ने ये लिख लिए तो थम्स मुझे सेंड कर दें। बॉल पेन हाथ में पकड़ लें, कॉपी पे लिख लें। अच्छा, सॉरी स्टूडेंट्स। अच्छा, रिपीट कर दे एक बार। पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स नंबर 1, सेकेंडली मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन्स, तीसरा है हमारे पास स्टेरॉयड हार्मोन्स। लिख लिया महानूर आपने? तो हम सेंड कर दे बस। ठीक है, तो पेप्टाइड एंड, वैसे तो कहते हैं PIG है, हमें पता है वो क्या होता है ना, तो उसका नाम लेना इस्लाम में बोलते हैं गुनाह है। उसका नाम लेना भी, उसकी तरफ देखना, उसके बारे में बोलना, उसकी आवाज़ निकालना, उसकी आवाज़ सुनना, सब कुछ गुनाह है। लेकिन हमारे एक डॉक्टर हैं माशाल्लाह, जो कि वो अमेरिका में रहते हैं, तो उन्होंने अभी रिसर्च की थी, मैं उनके उसमें था अभी, जो वो था ना इनका, क्या बोलते हैं, मैं डॉक्टर का नाम भी भूल गया, उन बेचारे के मैं उसमें था। तो उन्होंने पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट की, तो पाकिस्तानी डॉक्टर है, उन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट किए थे ह्यूमन के अंदर, और वो बंदा 2 महीने तक जिंदा रहा था। तो मतलब, और अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि अगर आप लोगों के ऊपर मौत और ज़िंदगी का वास्ता आ जाए तो हराम चीज़ उस वक्त आपके ऊपर हलाल हो जाती है। तो हम पिग का नाम एक निमोनिक है, पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स को याद रखने के लिए। तो आओ पिग लिख दें अपने पास, या पिग आओ लिख दें। जब आप PIGAO आओ, पिग आओ, या तो आओ पिग, जब ऐसा कुछ लिख दे तो मुझे प्लीज़ थम्स अप सेंड कर दें। अब मैं आप लोगों को ये पेप्टाइड हार्मोन के नीचे लिखना था ना, तो आप आई होप कि आप लोगों ने पेप्टाइड हार्मोन के नीचे लिखा हुआ होगा। तो जो मैंने पहले बताया था ना, पिग आओ या आओ पिग, मतलब हम पिग को अपनी तरफ बुला रहे हैं। तो आओ पिग के सबसे पहले हमारे पास A फॉर ADH हार्मोन, ADH लिख लिया। O फॉर ऑक्सीटोसिन, लिख रहे हैं आप लोग या नहीं? थम्स अप तो सेंड कर दे।
अच्छा सही सही, सारे ना करें, बस मुझे वो करना था, लिखना ही नहीं। ए फॉर ADH, O फॉर ऑक्सीटोसिन, P फॉर प्रोलैक्टिन, I फॉर इंसुलिन, G फॉर ग्लाइकोजन। वापस रिपीट कर देता हूँ। A फॉर ADH, O फॉर ऑक्सीटोसिन, P फॉर प्रोलैक्टिन, I फॉर इंसुलिन, G फॉर ग्लाइकोजन। आओ पिग लिख दिया आप लोगों ने। तो ये हमारे पास पेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं। अब आपको इसका मुश्किल नहीं होगा, आता है MCQ में तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और एक और बात है, प्रोटीन के पास OH, वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो वो एक सॉल्यूबल कंपाउंड है। तो हमारे पास वाटर सॉल्यूबल होते हैं ये सारे हमारे पास हार्मोन्स, तो इनके नीचे वाटर सॉल्यूबल लिख दें, क्योंकि प्रोटीन है, प्रोटीन के पास हमारे पास एक अमाइन ग्रुप होता है, एक वो वाला ग्रुप होता है, सीधे वाला बॉन्ड OH वाला ग्रुप होता है। तो इससे हमें ये बात वो होती है, अमाइनो एसिड में वैसे ये होता है ना, तो प्रोटीन भी अमाइनो एसिड से बना होता है, तो हमारे पास ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं। आप लोगों ने वाटर सॉल्यूबल लिख दिया, ठीक है। अभी मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स में आ जाए। मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं। पहला टाइप है हमारे पास टायरोसिन, दूसरा है ट्रिप्टोफेन। टायरोसिन, सेकेंडली ट्रिप्टोफेन। जब आप लोग ये लिख दे तो फिर भी थम्स अप सेंड कर दें प्लीज़, ये नोट डाउन कर लीजिए, आपके MCQ में पानी की तरह निकल जाएंगे। एक ने लिख दिया, वापस से रिपीट कर देता हूँ। मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन्स, टायरोसिन, सेकेंडली ट्रिप्टोफेन। आप लोगों ने ENT वाले डॉक्टर का नाम सुना है? एक ENT स्पेशलिस्ट होता है, आईज, नोज, थ्रोट। तो E फॉर एपिनेफ्रिन, N फॉर नॉर एपिनेफ्रिन, T फॉर थायराइड हार्मोन। या तो आप लोग 10 करके इसको याद रख सकते हैं टायरोसिन वाले हार्मोन्स को, या तो आप ENT करके याद रख सकते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, थायराइड हार्मोन। जब आप लोग ये लिख लेंगे तो आप लोग प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। और अपनी प्लीज़ स्पीड लिखने की तेज़ करें। आप लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को लिखना बहुत तेज़ होना चाहिए। वापस रिपीट कर देता हूँ। टायरोसिन ENT, E फॉर एपिनेफ्रिन, N फॉर नॉर एपिनेफ्रिन, T फॉर थायराइड हार्मोन। अभी हमारे पास ट्रिप्टोफेन रहता है। ट्रिप्टोफेन के पास सिर्फ एक ही हार्मोन है, वो है मेलाटोनिन। जब आप ट्रिप्टोफेन के नीचे मेलाटोनिन लिख देंगे तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। टायरोसिन का ENT था, ट्रिप्टोफेन का सिर्फ एक ही है तो मेलाटोनिन है बस। तो अब हम स्टेरॉयड हार्मोन्स पे आ जाते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन्स की हेडिंग डाल दें। चलिए ठीक है ना। टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोल। टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल। टेस्टोस्टेरॉन से आप लोगों को पता है, टेस्टोस्टेरॉन हमारे पास एक स्टेरॉयड हार्मोन है, सबको पता है, लड़का लड़की सबको पता होता है। प्रोजेस्टेरॉन भी हमारे पास सेम, क्योंकि हमने प्रोजेस्टेरॉन का काम पढ़ लिया था पिछले चैप्टर में। एस्ट्रोजन भी हमारे पास सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन की तरह, तो एस्ट्रोजन भी हमारे पास एक स्टेरॉयड हार्मोन है। एल्डोस्टेरॉन भी हमारे पास एक स्टेरॉयड हार्मोन है, और कॉर्टिसोल भी हमारे पास एक स्टेरॉयड हार्मोन है। यहाँ तक कंप्लीट हो गए आप लोगों के नोट्स? तो मुझे बता दें। अब हम अपना चैप्टर बुक में से स्टार्ट कर लेते हैं। ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो आपके MCQs में आ जाती हैं, और ये इतना लंबा हमें पढ़ना पड़ेगा, तो इससे अच्छा हमने अपने टाइम की बचत कर ली। अगर आप लोगों को फिर भी ये चैप्टर पढ़ना हुआ, रीडिंग करने के लिए इसकी पेप्टाइड हार्मोन्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, स्टेरॉयड हार्मोन्स, तो आप लोग को एक बार पढ़ने होंगे तो आप लोग प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। मुझे इसमें कोई इशू नहीं है, पढ़ने से मैं मना नहीं करता। अच्छा, ये पाथ ऑफ केमिकल रिसेप्टर, ये आप लोग प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, ये आप लोग की सेल्फ रीडिंग के लिए। मोड ऑफ हार्मोन एक्शन
हमारे पास दो किस्म के वो होते हैं हार्मोन्स, मैंने आप लोगों को पहले बताया, वाटर सॉल्यूबल, वाटर इनसॉल्यूबल। स्टेरॉयड हार्मोन्स हमारे पास लिपोफिलिक होते हैं, मतलब लिपिड फिलिक होते हैं, नॉन पोलर होते हैं हमारे पास, क्योंकि उनके अंदर सिर्फ हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन चल रही होती है स्टेरॉयड हार्मोन्स के अंदर, तो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते हैं। लेकिन हाइड्रोफिलिक हार्मोन जो हमारे पेप्टाइड हार्मोन्स और मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन्स, इनमें अमाइनो एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन है, और पेप्टाइड में बस कार्बोक्सिलिक एसिड की एक चेन है। तो इसी वजह से वो लोग हमारे पास हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। हाइड्रोफिलिक पोलर और प्रोटीन नेचर हार्मोन्स एंड लिपोफिलिक स्टेरॉयड एंड थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, प्रोटीन हार्मोन्स हमारे पास आ जाते हैं। इसमें मैं आप लोगों को 4 पॉइंट्स बता देता हूँ, पहले आप वो 4 पॉइंट्स लिख दें। रेडी हैं आप लोग 4 पॉइंट्स लिखने के लिए? सबसे पहला बात, ये फर्स्ट मोड ऑफ एक्शन होता है हमारे पास, फर्स्ट मोड ऑफ एक्शन, इसी के ऊपर लिख दें, प्रोटीन हार्मोन्स या हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स हमारे पास होते हैं, फर्स्ट मोड ऑफ एक्शन ही करवाते हैं। ठीक है, ये परफॉर्म फिर किससे होते हैं? प्रोटीन नेचर हार्मोन से होते हैं, ये भी लिख दिया अपने पास। प्रोटीन नेचर हार्मोन से होते हैं। दूसरा हाइड्रोफिलिक, यहाँ पे लिखा हुआ है, हाइड्रोफिलिक के ऊपर हाईलाइट कर दे, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट, रिक्वायर सेकेंडरी मैसेंजर, रिक्वायर सेकेंडरी मैसेंजर। सही है, लिख रहे हैं ना आप लोग सब? ऐसा नहीं मैं सिर्फ बता रहा हूँ, कोई लिख ही नहीं रहा। चले ठीक है, स्लो इन रिस्पॉन्स होते हैं ये पेप्टाइड हार्मोन्स हमारे पास, स्लो इन रिस्पॉन्स। स्लो इन रिस्पॉन्स। अभी लास्ट पॉइंट है हमारे पास, अनएबल टू डिफ्यूज, अनएबल टू डिफ्यूज डायरेक्टली इन सेल मेम्ब्रेन, अनएबल टू डिफ्यूज डायरेक्टली इन सेल मेम्ब्रेन, अनएबल टू डिफ्यूज डायरेक्टली इन सेल मेम्ब्रेन। अभी मैं आप लोगों को एक कहानी सुना देता हूँ, इसको याद रखने के लिए कहानी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ, ठीक है? तो इससे आप लोगों को क्या होगा, एक आसानी हो जाएगी। कहानी सुनाऊँ ना या पूरा ये पढ़ूँ मैं? आप लोग बताएं, बुक लाइन पढ़ूँ या कहानी सुना दूँ? हाँ स्टोरी, सबको स्टोरीज पसंद है ना, आई नो। ठीक है, तो मैंने आप लोग के लिए बनाई है ये सारी चीज़ें, और अपने लिए बनाई थी, कुछ चीज़ें मैंने अपने लिए बनाई थी, आगे वाली मैंने अपनी बनाई, ये चीज़ें मैंने आप लोग के लिए अभी कुछ देर पहले ही बनाई हैं। अभी हमारे पास एक प्राइमरी मैसेंजर होगा, हमें पता है, एक सेकेंडरी मैसेंजर होगा और एक रिसेप्टर होगा। ठीक है, तो हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, अभी बाहर से एक बंदा आया, प्राइमरी मैसेंजर। प्राइमरी मैसेंजर कोई किस्म के अंकल हैं। अभी अंकल कौन है अपन को नहीं पता। प्राइमरी रिसेप्टर आया, रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ना रिसेप्टर्स होते हैं, हमें सबको पता है ना, प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं, लिपोफिलिक रिसेप्टर्स होते हैं। वो हमारे पास एक बेल है, तो अंकल आए प्राइमरी मैसेंजर, उन्होंने बेल रिसेप्टर को दबाया, घंटी बजी। साउंड किसने बजाई? एंजाइम होता है हमारे पास, एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम, एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम लिख दें अपने पास। एडी, स्पेलिंग में बता देता हूँ, ADENYLATE, एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम लिख दिया। ACE भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, वापस से रिपीट कर देता हूँ। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन एक घर है, मतलब सेल एक घर है, सेल मेम्ब्रेन उसकी बाउंड्री है, और प्राइमरी मैसेंजर अंकल आए, कोई अंकल थे वो आ गए, उन्होंने बेल बजाई। रिसेप्टर, क्योंकि हर घर के बाहर एक बेल होती है ना, अगर नहीं होती है तो प्लीज़ ख़रीद लें, इतनी महंगी नहीं होती है। रिसेप्टर एक बेल होता है, वो घंटी बजाएगा। घंटी की आवाज़ हमारे पास क्या है?
साउंड जो आ रही है हमारे पास वो हमारे पास है एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम। अभी वो अंकल किसके लिए आए थे हम सबको पता है, अंकल अभी मेरे लिए थोड़ी आएगा, अंकल आपके लिए थोड़ी आएगा, कौन अभी हमें क्या पता। तो एक एटीपी नाम का बंदा जाएगा। एटीपी कौन है? बड़ा भाई, क्योंकि भाइयों का काम क्या होता है दरवाज़ा खोलना, क्योंकि बहनें तो खोल नहीं सकती, कोई भी हो सकता है ना बाहर। तो वैसे बहनें बेचारी खोल भी लेती, इतनी वो नखरे नहीं करती हैं। तो बेल की आवाज़ आई रिसेप्टर के ऊपर, साउंड आई एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम, भाई गया, एटीपी नाम का भाई गया। उसने देखा कि कौन है, प्राइमरी मैसेंजर है। अच्छा ठीक है, उसने प्राइमरी मैसेंजर को एटीपी यूज़ होके प्राइमरी मैसेंजर को उसने सेकेंडरी मैसेंजर बना दिया। CAMP हमारे पास सेकेंडरी मैसेंजर है। आप लोगों को यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा कि CAMP हमारे पास सेकेंडरी मैसेंजर है। तो सेकेंडरी मैसेंजर नो वन एल्स, हमारा भाई है। प्राइमरी मैसेंजर कौन था? अंकल था। उन्होंने रिसेप्टर पे बेल बजाई, फिर साउंड आई एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम की। एटीपी नाम का भाई गया, उसने मैसेज को लिया और वो सेकेंडरी मैसेंजर बन गया। सेकेंडरी मैसेंजर कैसे बन गया? एटीपी था ना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट खर्च हो गए बात सुनने में। अंकल इतनी बोरिंग बातें कर रहे थे, बुढ़े अंकल थे, उन्होंने बहुत बोरिंग बात की, भाई की एनर्जी ज़ाया हो गई। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन गया है। मतलब पहले 3 फॉस्फेट थे, अब उनके पास सिर्फ 1 फॉस्फेट बच गया है और वो साइक्लिक में चल रहा है। तो साइक्लिक AMP। अभी हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो अब्बू है, मैम ब्रेन ऑफ द सेल, ऐसा अब्बू को लगता है कि वो है, वैसे होती अम्मियाँ हैं। तो न्यूक्लियस के पास हम गए, तो भाई गया न्यूक्लियस के पास कि भाई अंकल आए थे, कोई फलाना फलाना एक मैसेज लेके आए थे। तो वो मैसेज को पूरा कन्वे करने का काम अब किसका है? उसको पूरा परफॉर्म करने का काम न्यूक्लियस के अंदर कौन बैठा हुआ है? जीन, DNA बैठा हुआ है। तो सारा काम परफॉर्म अब्बू करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं हाइड्रोफिलिक, वो इस तरह से काम करते हैं, इसलिए इनका एक्शन भी स्लो होता है। ठीक है, एक बार वापस से कहानी रिपीट कर देते हैं। प्राइमरी मैसेंजर अंकल थे, उन्होंने बेल बजाई रिसेप्टर, साउंड है यहाँ पास एंजाइम एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम। एटीपी नाम का भाई गया, उन्होंने बहुत फजूल बोरिंग बात की, भाई की एनर्जी खर्च हो गई, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेटो बन गए। फिर सेकेंडरी मैसेंजर आए, वो उन्होंने न्यूक्लियस को सारी बात सुना दी। न्यूक्लियस ने बोला अब मैं इसके खुद काम करूँगा। तो न्यूक्लियस ने कोई किस्म की जीन थी उसको एक्टिवेट करा के काम कराना शुरू करवा दिया। जिस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल्स आते हैं, फिर वो जाके एक ग्लैंड को जाके एक ऑर्गन पे जाके वो बताते हैं। वो ऑर्गन पे एक रिसेप्टर होता है, वो रिसेप्टर वो बात सुनता है, फिर वो सेकेंडरी मैसेंजर न्यूक्लियस के पास जाता है, न्यूक्लियस को पूरी कहानी सुना देता है। फिर न्यूक्लियस उसके हिसाब से प्रोटीन बनाना, मतलब पहले ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं, फिर ट्रांसलेशन होती है, फिर प्रोटीन बनना शुरू हो जाती है। ये कहानी आप लोगों को समझ में आई तो थम्स अप सेंड कर दें, अगर नहीं आई तो आई एम सॉरी, मेरी गलती है। तो आप लोगों को ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। बोरिंग थी मुझे पता है, लेकिन काम चलाऊ है ना। खैर ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी इतना लंबा आप लोग को पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग को ये देखना होगा तो आप लोग देख लीजिएगा कि ये आए ब्लड स्ट्रीम से, ये देखें सिक्रेटरी सेल यहाँ से आए, हार्मोन मॉलिक्यूल्स वाया ब्लड, यहाँ पे सिग्नल हुआ, फिर सिग्नल ट्रांसडक्शन हुआ, फिर हमारे पास न्यूक्लियस में जाके DNA, फिर हमारे पास काम हो गया, होना शुरू हो गया। अब स्टेरॉयड हार्मोन हमारे पास बहुत छोटे हैं। स्टेरॉयड हार्मोन डायरेक्ट काम करते हैं। ये चोर है या चोर नहीं है, या तो ये डायरेक्ट ही कोई बंदा है, वो आके डायरेक्ट घुस गया घर के अंदर। स्टेरॉयड हार्मोन को कोई रिसेप्टर नहीं चाहिए, वो डायरेक्ट आएगा, वो बाइंड करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा कोई चीज़ के साथ, या कॉम्प्लेक्स नहीं भी बनाएगा, वो सीधा आ जाएगा। यहाँ पे देखें, स्टेरॉयड हार्मोन्स एंड थायराइड हार्मोन्स आर लिपिड soluble and are therefore able to diffuse into the cell membrane, bind to the receptor inside the cell. Both steroid and thyroid hormones alter the hormones to exert their full effect. नहीं, alter the activity of genes. It may take from minutes to days for those hormones to exert their full effects. These hormones bind to protein receptors in nucleus. The receptor molecules फिर DNA initiate transcription, फिर translation, फिर न्यू प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। तो हमारे पास ये क्या होता है, बस इसका काम ये है कि ये कोई सेकेंडरी प्राइमरी मैसेंजर कुछ नहीं होता है। स्टेरॉयड हार्मोन सीधा घुस जाता है,
और वही न्यूक्लियस में जाके अपनी बात सुना देता है, फिर न्यूक्लियस सारा काम करना शुरू कर देता है। सही है। तो सेकेंडरी हार्मोन इज नो वन एल्स, अब्बू की सासू माँ थी। अब्बू की सासू माँ आई, उन्होंने बोला तुमने मेरी बेटी का जीना हराम करके रखा हुआ है। फिर न्यूक्लियस ने काम करना शुरू कर दिया कि नहीं अब देखो मैं अब अच्छा हो गया हूँ, मैं अब आपके बेटी का ख्याल रखूँगा। तो बस ये हो गया हमारे पास स्टेरॉयड हार्मोन और पेप्टाइड हार्मोन। जितना मुझसे कोशिश हो रहा है मैं आसान कर रहा हूँ, बाकी और मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी हाइपोथैलेमस आ गया हमारे पास, सबसे फजूल चीज़ दुनिया की नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, इसको भी हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, पूरा पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है ना क्योंकि एमसीक्यू में पूरा नहीं आने वाला। जैसे मैं आप लोगों को 15 सितंबर पहले दिन से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो हाइपोथैलेमस के मेरे पास 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट इस पूरे पैराग्राफ में से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को काइंडली लिख लेंगे, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, लिख लेंगे आप लोग। अच्छा, हमें लगता है हाइपोथैलेमस सिर्फ नर्वस सिस्टम का पार्ट है। हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम प्लस केमिकल सिस्टम का पार्ट भी है। तो हाइपोथैलेमस के आगे NS प्लस CS लिख दें, मतलब ये हमारे पास नर्वस सिस्टम प्लस केमिकल सिस्टम दोनों का पार्ट हमारे पास हाइपोथैलेमस होता है। ये हमारे पास एक ब्रिज की तरह काम कर रहा होता है नर्वस सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन के बीच में। स्पेशलाइज इसके पास न्यूरोसिक्यूरिटी सेल्स होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, रिलीजिंग हार्मोन्स है, इनहिबिटरी हार्मोन्स है। सही है यहाँ पे। और ये 2 टाइप के हार्मोन्स रिलीज करवाते हैं, वही मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं और दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन्स होते हैं। रिलीजिंग हार्मोन्स के अब आप लोग ना नाम लिख दें। एक बात और ये कि हाइपोथैलेमस रेगुलेट करवाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की एक्टिविटी को। हाइपोथैलेमस रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखें, आर स्टोर्ड इन और रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। नजर आया? बस इस जगह को हाईलाइट कर दे, एमसीक्यू हो गया। करेक्ट है, सही बात है। आगे बढ़े। रिलीजिंग हार्मोन हमारे पास 4 है। एक है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH लिख दें, G कैपिटल N स्मॉल, R कैपिटल H कैपिटल, GnRH। गोनाड्स को जो नहीं एक्टिवेट कराता है, रिलीज कराने का काम करता है, तो हमारे पास गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। दूसरा है हमारे पास थायराइड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, THRH। TSH को रिलीज करवाएगा थायराइड ग्लैंड से। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करवाएगा कहाँ से? गोनाड से। थायराइड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ जाएगा? थायराइड ग्लैंड में। क्या रिलीज करवाएगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसी तरह से हमारे पास CTRH होता है जो कि एक्टिवेट करवाते हैं ACTH को एड्रीनल कॉर्टेक्स में। CTRH एड्रीनल कॉर्टेक्स से ACTH को रिलीज करवाते हैं। आप लोग लिख रहे हैं? नहीं, आप लोग थम्स अप सेंड नहीं कर रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद मैं कुछ गलत बता रहा हूँ। मैं आप लोगों को लिख के सेंड कर दूँ। और हमारे पास एक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है जो कि बॉडी का ग्रोथ करवाता है। सही है। 4 है हमारे पास GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा है हमारे पास थायराइड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तीसरा है हमारे पास ACTH या CTRH, इसके 2 नाम है ना, CTRH या ACTH। CTRH को दफ़ा करें, आपसे मुश्किल लग रहा है तो ACTH को कर लें। और हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन 4 है, आसान है। एक गोनेडोट्रोपिन का है, एक थायराइड का है, एक ACTH का जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, और एक हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है जो कि मेरे ख्याल से मेरे अंदर तो ख़त्म ही हो चुका है। हो गया ये, लिख दिया आप लोगों ने, ये प्लीज़ बता दें। अच्छा, सही है। इनहिबिटरी हार्मोन्स हमारे पास 3 हैं, बस इनके वाइस वर्सा काम कर रहे होते हैं। ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन ये मेरे अंदर है। ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन
सप्रेस करवाते हैं ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन को, फिर इसकी वजह से हमारे पास नो ग्रोथ होती है। नो ग्रोथ मतलब नथिंग ग्रोथ एट ऑल। मैं क्या लग क्यों 5 फुट 4 इंच का हूँ। खैर आप लोग मेरी दुआ कीजिएगा, मेरी बस 5 फुट 6 इंच तो हो जाए बस। ये निमोनिक्स के बदले मैं आप लोगों से दुआओं की फरमायाद करता हूँ। GIH ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन। दूसरा हमारे पास PIH प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, कि मतलब अभी बच्चा 3 साल का हो गया है तो अभी प्रोलैक्टिन की ज़रूरत नहीं है, अभी दूध बनाना बंद कर दो। जो हमारे पास बकरियों की अभी मैं बात कर रहा हूँ कि बकरियों में फिर वो 3 साल तक बकरियाँ दूध देती हैं। नॉर्मल अच्छी जो तंदुरुस्त बकरी होती है ना, वो 3 साल तक दूध दे रही होती है, लेकिन फिर वो इनहिबिटरी हार्मोन होता है कि बस 3 साल हो गए, अब तुम्हें और दूध नहीं बनाना है, तो PIH प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन आ जाता है। पहला था ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन, दूसरा था प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, तीसरा है मेलेनिन इनहिबिटरी हार्मोन। मेलेनिन आप लोगों को पता है पिगमेंटेशन करवाता है, तो मेलेनिन इनहिबिटरी हार्मोन पिगमेंटेशन को रोकता है। इसलिए जो हमारे पास गोरे लोग हैं वो हद से ज़्यादा गोरे क्योंकि उनके पास मेलेनिन की कमी है, और अफ्रीकन के पास मेलेनिन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो काले काले हैं और उनको निगरा भी कहते हैं। और तीसरा हमारे पास हम मीडियम में घूम रहे हैं, मतलब हमारे पास चल भी रहा है नहीं भी चल रहा। सही हो गया GIH PIH MIH हो गया। G फॉर ग्रोथ, P फॉर प्रोलैक्टिन, M फॉर मेलानिन। मेलाटोनिन स्लीप का रेगुलेट कर रहा होता है, मेलानिन कलर को रेगुलेट कर रहा होता है। प्लीज़ इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। मेलाटोनिन स्लीप के लिए, मेलानिन कलर के लिए, पिगमेंटेशन के लिए। ये कंफर्म हो गया आप लोगों के? चलिए ठीक है, तो हमारे पास बस यहाँ तक था। इसको अब हम हाइपोथैलेमस को स्किप करते हैं, लेकिन हम हाइपोथैलेमस के काम को आगे वापस पढ़ेंगे, तो डरने की नहीं है बात। जब है अब्दुल अहद भाई आप लोगों के साथ, ये वही बात है मैंने आप लोगों को पहले बता दी कि ये क्या करवाता है। यहाँ पे लिखा हुआ, अरे यार यहाँ लिखा हुआ था फिर भी मैंने इतनी मगजमारी की आप लोगों के साथ। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों को अगर इसको हाईलाइट करना है तो आप लोग इसको हाईलाइट कर दे। क्या इंसान हूँ मैं भी। अभी पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे पास। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत छोटा है तो मैं नहीं बताने वाला, लेकिन फिर बता देता हूँ। हमारे पास मास्टर ग्लैंड होता है, इसको हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। पीसाइस ग्लैंड होता है हमारे पास। हाइपो मतलब बिलो, फाइसिस मतलब हैंग्ड, तो मतलब ये नीचे लटका हुआ होता है। किसके नीचे लटका होता है? हाइपोथैलेमस के नीचे लटका हुआ होता है। ये इस जो हाइपोथैलेमस से लटका होता है उस जगह का नाम है इनफंडिब्यूलम। ये पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में एक लकीर जा रही है, एक मतलब चमड़ा ऐसा कुछ ले लें, तो वो हमारे पास इनफंडिब्यूलम है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से अटैच है। ठीक है, दम दमा दम दम हो गया आप लोगों का। ये सारे पॉइंट्स में आई होप कि आप लोगों ने लिख लिए होंगे। अच्छा, कोई मुझे यहाँ पे 3-4 डॉट सेंड कर दे। थैंक यू आयशा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक ना चीज़ लिख के दे रहा हूँ, आप लोग वो चीज़ अपने पास भी लिख लीजिए। मैंने एक चीज़ सेंड कर दी, आप लोग अगर उसको देख रहे हैं तो अपने पास लिख दें। लिख दी तो इसका फुल फॉर्म ये है, फ्लैट में गपशप। आपकी दोस्त आई आयशा के घर में, नबीहा आई आयशा के फ्लैट में, दोनों बैठी, उन्होंने गपशप की, चाय भी पी रही है। तो ऐसे हमारे पास एक सिनेरियो बन चुका है। इससे हम जो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स हैं उनका नाम याद करेंगे। रेडी हैं आप लोग इनका नाम याद करने के, नाम लिखने के लिए? तो हम लिख लेते हैं इनके नाम। F for FSH, F for FSH, L for LH। F for FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH मतलब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, A for ACTH हार्मोन, ACTH। F for FSH, L for LH, A for ACTH, T for TSH, M for MSH, G for ग्रोथ हार्मोन, P फॉर प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब इनके एक बार मैं लंबी भी करके बता देता हूँ।
F फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, L फॉर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, A फॉर ACTH एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला हार्मोन, T फॉर हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, M फॉर हमारे पास मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, G फॉर ग्रोथ हार्मोन, P फॉर प्रोलैक्टिन हार्मोन। फ्लैट में गपशप हो गया, करेक्ट है। बदले में मेरे लिए हाइट की दुआ करनी है आप लोगों ने। हाँ, मेरे पास उम्र बची हुई है, 19 साल को 23 साल तक उम्र कद बढ़ता है, तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा 2 इंच के लिए। और अच्छा ठीक है, तो FSH के काम मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा, टेबल में लिखे हुए मैंने। अच्छा, जो पोस्टीरियर लोब होता है ना, उसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। जो एंटीरियर वाला लोब होता है उसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। जो पोस्टीरियर लोब होता है उसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो इनके काम हम बाद में आप लोग को टेबल दे दूंगा, तो बुक से करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आ जाते हैं। हाँ, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसके लिए कोई न्यूमोनिक विमोनिक तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ 2 हार्मोन्स हैं। एक है ADH ADH ऑल्सो नोन एज वासोप्रेसिन। जब आप लोग वेजोप्रेसिन, सही चले, वेजोप्रेसिन ले लें, ADH/वेजोप्रेसिन लिख लेंगे तो बता दीजिए। और दूसरा है ऑक्सीटोसिन/बर्थ हार्मोन, ADH/वेजोप्रेसिन। सेकेंडली हमारे पास ऑक्सीटोसिन/बर्थ हार्मोन, लिख लिया। ADH का फुल फॉर्म अगर आप लोग लिखना है तो लिख लें, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ADH/वेजोप्रेसिन, ADH का फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका फंक्शन मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर नहीं लिखना है तो फिर भी सुन लें। वाटर रीएब्जॉर्प्शन करवाता है एट द टाइम ऑफ डिहाइड्रेशन। वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाते हैं, कब करवाता है? जब हमें डिहाइड्रेशन हो रही होती है, जब पानी की कमी होती है हमारी बॉडी में, तो ये तब रिलीज होता है वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाने के लिए। फिर किडनी को बोलते हैं कंसनट्रेटेड यूरिन रिलीज करो, और जितना भी वाटर है तुम्हारे पास आ रहा है ब्लड में से, उसको वापस ब्लड में डाल दो। तो ADH/वेजोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वाटर रीएब्जॉर्प्शन एट द टाइम ऑफ डिहाइड्रेशन। ऑक्सीटोसिन/बर्थ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन है हमारे पास यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर। सॉरी, ऑक्सीटोसिन के काम 2 हैं, तो उसको प्लीज़ लिख लीजिए। यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है लेबर के दौरान, जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तब ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। दूसरा, ऑक्सीटोसिन एक प्रीकर्सर की तरह काम कर रहा होता है प्रोलैक्टिन के लिए। ऑक्सीटोसिन मतलब मिल्क रिलीज में भी हेल्प करवा रहा होता है। तो ऑक्सीटोसिन के 2 फंक्शंस हैं, एक है यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, दूसरा है हमारे पास मिल्क रिलीज। लिख दिया आप लोगों ने ये, तो बता दीजिएगा। ADH हमारे पास वाटर रीअब्सॉर्प्शन करवाता है, और ऑक्सीटोसिन हमारे पास यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन लेबर के वक्त करवाता है, नॉर्मल नहीं करवा रहा होता, और मिल्क रिलीज करवाता है। सही है, हो गया ये हमारे पास, ये सारा हो चुका है। अब हम एक रास सिस्टम पढ़ लेते हैं। रास सिस्टम के बाद फिर हम, अच्छा रोहा आप अभी आई हैं तो मैं आप रोहा के लिए रिपीट कर देता हूँ, कहाँ गया वो? रोहा आपने वो लिख लिया था या मैं रिपीट कर दूँ? पता नहीं आपने लिखा नहीं लिखा, फिर भी मैं बोल देता हूँ। पोस्टीरियर लोब हमारे पास न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है, वहाँ से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं हमारे पास। जल्दी लिख लेना, जल्दी लिख ले। अगर रोहा के बदले कोई और भी होती तो मैं उसके लिए भी ऐसे ही करता, क्योंकि आप लोग मेरे डेली स्टूडेंट्स हैं। ADH एक रिलीज होता है हमारे पास एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दूसरा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ADH वासोप्रेसिन होता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवाता है डिहाइड्रेशन के वक्त, और ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन का काम सबको पता है, आपको भी पता होगा कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन करवाता है लेबर के वक्त, और मिल्क रिलीज करवाता है। जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, लिख लिया होगा आपने। वैसे ऑक्सीटोसिन वापस से चार्ट के अंदर है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन फिर भी बोल दिया मैंने। एक है ADH
जो कि वाटर एब्जॉर्प्शन करवाता है, और एक ऑक्सीटोसिन जो कि मिल्क रिलीज करवाता है। अब हमारे रास सिस्टम के ऊपर, रास को करने के बाद फिर हम अपने हार्मोन्स कर लेंगे वो चार्ट वाले, फिर हम डिजीज़ कर लेंगे, फिर हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन ज़्यादा नहीं है, इतना छोटा करवा दिया मैंने कि आप लोगों को इतना वर्डिंग पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। कहाँ गया रास? ये रास है, ये रास नहीं है। कहाँ हो तुम रास? अरे रास कहाँ गया? ऊपर तो नहीं है, मैंने कहीं कुछ छोड़ तो नहीं दिया। ये रहा। इस चीज़ को यहाँ रखते हुए हम अपना रास सिस्टम शुरू करते हैं। वैसे मुझे एक बात पूछनी थी आप लोगों में से। जी आज हो जाएगा पूरा, आयशा डोंट वरी, पूरा हो जाएगा। कल अगर एक्स्ट्रा क्लास हुई तो हम रिप्रोडक्शन भी कल ही ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम कम है, हमें जल्दी कंप्लीट करना है सेकेंड ईयर, क्योंकि हमारे जो बॉटनी के चैप्टर्स बहुत लंबे जाने वाले हैं सेकेंड ईयर के। आपको ही पता है कि हमारे पास 3 बड़े बड़े चैप्टर हैं बॉटनी के। तो रास सिस्टम के बारे में आप किसी को पता है? थम्स अप सेंड कर दे या नो लिख के सेंड कर दे, कुछ तो करें। अगर पता है फिर भी बता दे, मैं फिर भी पढ़ाऊँगा, ऐसी बात नहीं मैं नहीं पढ़ाऊँगा, बता तो दे एक बार। अरे सिर्फ 3 लोग जवाब दे रहे, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? आटा गूंद रहे हैं, रोटी पका रहे हैं। अच्छा, महानूर को पता है, ये चुका, महानूर को पता है, नबीहा को पता है, इंशाल को नहीं पता, और वगैरह वगैरह। सही है, तो सबका नाम नहीं लेंगे, सबको एक्सपोज नहीं करेंगे। तो हमारे पास ये एक रास सिस्टम चल रहा होता है। तो रास के पास हमारे पास ना यहाँ पे लिखा हुआ एक है हमारे पास रेनिन, रास का आर आ जाता है रेनिन। दूसरा है एंजियोटेंसिन 1, दूसरा एंजियोटेंसिन 2, और है कि हमारे पास एल्डोस्टेरॉन। तो इसको हम रास इसलिए कहते हैं क्योंकि एस फॉर सिस्टम आ जाता है। किडनी से हमारे पास रेनिन रिलीज होता है। ये काम कब होता है ये बात भी हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे पास वैसे वाटर के काम के लिए चल रहा होता है। एक बार हम इसको ये पढ़ लेते हैं। कहाँ गया? मिनरल वगैरह और वाटर, ये सारे काम को जो यूरिन के उसमें चल रहे होते हैं उसमें ये चल रहा होता है। जैसे आप लोग को रास का बेसिक नॉलेज होगा तो मैं कहूँगा आप लोगों को कि आप लोग एक बार प्लीज़ इसकी वर्डिंग को पढ़ लीजिएगा रास की, क्योंकि रास से MCQ ज़्यादा प्रॉबली बनता है, एक ही बनेगा, ज़्यादा तो बनेगा भी नहीं। तो हमारे पास सबसे पहले रेनिन नाम का एंजाइम, सबसे पहले ब्लड जाएगा किडनी के अंदर। ब्लड जाएगा तो हमें पता चलेगा कि जो सोडियम लेवल है वो कम हो रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, तो अब हम इसके ऊपर काम करेंगे। ब्लड गया किडनी में, सोडियम लेवल कम है, तो अब हमें क्या करना है, अब हम ऐसा करेंगे, हम एक किडनी से हमारे पास एक रेनिन नाम का हार्मोन रिलीज़ होगा, एंजाइम है, हार्मोन ये एंजाइम है, रेनिन नाम का एंजाइम रिलीज़ होगा, वो जाएगा लिवर के पास। लिवर के पास एक इनएक्टिव प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजिन, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर जो हमारे पास रेनिन होता है वो एंजियोटेंसिनोजिन को एक्टिव करवा के एंजियोटेंसिन 1 बना लेता है, ठीक है। फिर एंजियोटेंसिन 1 हमारे पास लंग्स में जाता है, लंग्स के पास से हमारे पास ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग हार्मोन रिलीज होता है, जो कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 बना देता है। एंजियोटेंसिन के 2 काम, एक बात यहाँ पे आ जाती है, एक बात यहाँ पे आ जाती है। एंजियोटेंसिन 2 रिलीज़ करवाता है एल्डोस्टेरॉन को बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स से, और यहाँ पास स्ट्रॉन्ग वाजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, ठीक है। और फिर हमारे पास ये यहाँ पे चला जाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स में। कहाँ गया एड्रीनल कॉर्टेक्स? एड्रीनल कॉर्टेक्स से चला जाता है। मैंने आप लोग बताया कि वो एल्डोस्टेरॉन को रिलीज़ करवाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स से। फिर एल्डोस्टेरॉन यहाँ पे आ जाता है, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवा देता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कैसे ही, बस इसको प्लीज़ देख लीजिएगा।
इससे हमारे पास रा सिस्टम चल रहा होता है। अगर आपको ऊपर की वर्डिंग नहीं पढ़नी है तो आपकी मर्जी है। रा सिस्टम तक क्लियर है सारा, पीछे से लेकर अभी तक? रोहा और इंशाल्लाह आप लोगों को नहीं पता था, आप लोगों को क्लियर है? चलिए ठीक है। अगर मैं कभी पूछूँ ना कि पढ़ा है नहीं पढ़ा, तो इसका मकसद ये नहीं कि मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊँगा, बस ये है कि मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे दूँगा। अभी हम हॉर्मोन्स पे आ जाते हैं। समय हटो भाई। अच्छा, आप लोगों को ये नज़र आ रहा है? थम्स अप सेंड कर दें। ये आप लोगों को एट द एंड ऑफ द क्लास ये आपको ये चार्ट आप लोगों को मिल जाएगा। आई होप कि आप लोगों के पास कोई लैपटॉप वगैरह होगा जिससे आप लोग इसका एक्सेस ले पाएंगे, वरना मैं आप लोगों को इसको एक PDF फॉर्म में सेंड कर दूंगा अगर वर्ड नहीं भी है तो। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट ले लेते हैं। इतने ज़्यादा तो ये है, क्योंकि इतने सारे पेजेस में से निकालना इम्पोर्टेंट वालों को ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। लेकिन चलो अब हम स्टार्ट ले लेते हैं। सबसे पहले एल्डोस्टेरोन है। ये तो मैं आप लोगों को ऐसे ही दे दूँगा, आप लोग ऐसे ही पढ़ लेंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ ना। एल्डोस्टेरोन नाम का हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड पोटासियम आयंस इन किडनी पार्ट ऑफ रास पढ़ लिया। अब हमने पैराथायरॉइड हार्मोन होता है PTH, पैराथायरॉइड ग्लैंड से रिलीज होता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम कराता है किडनीज में टू इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। T3 ट्राई आयोडो थायरोनिन हमारे पास 20% होता है, और T4 थायरोक्सिन हमारे पास 40% होता है। थायरॉइड ग्लैंड से रिलीज होता है। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म मतलब हजम करवाने को तेज़ करवाता है। एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑक्सीजन को ज़्यादा लेने में मदद करता है। प्रोमोट फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ फिजिकल और मेंटल ग्रोथ करवाते हैं। इसलिए जिन लोगों को स्पेशली विमेन को जब ये हो जाता है मतलब 40 अबव या 30 अबव या 20 अबव 10 अबव, जब वुमेन में ये कॉमन है ना। आजकल तो हर किसी ख़वातीन को पूछो कि आपको क्या बोलते, मुझे थायरॉइड है। अच्छा, थायरॉइड है आपको, तो इसी वजह से उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ ख़राब हो जाती है, उनका हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल उनके लिए जिनको ये बीमारी होती है। तो उनको प्लीज़ उनके ऊपर गुस्सा मत कीजिए। अगर आपके घर में कोई थायरॉइड की पेशेंट है, आप लोग खुद भी हैं, तो इट्स पार्ट ऑफ द डिजीज़। बंदे की खुद की कोई गलती नहीं है। थर्मोजेनेसिस इसलिए जो हाइपोथायरॉइडिज्म वाले होते हैं उनको गर्मी ज़्यादा करी होती है, और हाइपोथायरॉइडिज्म वालों को सर्दी ज़्यादा करती है। कैल्सिटोनिन थायरॉइड से रिलीज होता है। रिड्यूस करवाता है कैल्शियम लेवल बोन्स में। फिर प्रिवेंट कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इन किडनीज। प्रोमोट कैल्शियम स्टोरेज इन बोन्स। यहाँ बस 2 काम करवाते हैं। कैल्शियम लेवल को ब्लड के अंदर कम करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन को भी किडनीज में कम करवाता है, और बोन्स के अंदर इसकी स्टोरेज को ज़्यादा कर देता है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आप लोगों को पहले बताया कि मैं आपको बाद में बता दूंगा। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। मेल्स में हमारे पास स्टिमुलेट करवाता है स्पर्मेटोजेनेसिस इन जर्मिनल एपिथेलियम, और फीमेल्स में स्टिमुलेट कराता है oogenesis ओवा फॉर्मेशन को। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने टेस्ट में कम क्वेश्चन डाले थे क्योंकि मैं ये बना रहा था, लेकिन जो ग्रैंड टेस्ट होगा उसमें इंशाल्लाह ज़्यादा होंगे। एस्ट्रोजन हमारे पास ओवरी से रिलीज होता है। फॉर्मेशन एंड थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीमेल। प्रोजेस्टेरॉन हमारे पास ओवरीज, कॉर्पस ल्यूटियम, ये प्लीज़ याद रखिएगा, ओवरीज से रिलीज होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है। कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में, ओवरीज के बारे में, प्लेसेंटा के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में इन डिटेल पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये रिलीज होता है। एंडोमेट्रियम की थिकनेस को ये मेंटेन रखता है। प्रिवेंट कराता है ओव्यूलेशन, प्रेगनेंसी के दौरान ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल ना हो उसको ये प्रेगनेंसी के दौरान रोक के रखता है। रिलैक्स करते हैं यूट्राइन मसल्स को ताकि एम्ब्रायो मज़े से मतलब जो फीटस है वो ग्रो कर सके यूट्राइन के अंदर। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन करवाता है। फीमेल में ट्रिगर करवाते हैं ओव्यूलेशन को, और फॉर्मेशन करवाता है कॉर्पस ल्यूटियम की। इंसुलिन हमारे पास बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास से रिलीज होते हैं। डिक्रीज करते हैं ब्लड शुगर लेवल को। प्रिवेंट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब इंसुलिन का काम ये होता है कि ग्लूकोज बनने नहीं देता है, ग्लाइकोजिन को
मतलब फिर जो इंसुलिन इनके अंदर नहीं होती तो उनके अंदर मोटापा ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि उनका जो ग्लूकोज है वो ब्रेक ही नहीं हो रहा है। रिड्यूसेस फैट ब्रेक डाउन, इस वजह से वो ज़्यादा मोटे हो जाते हैं क्योंकि उनका फैट ब्रेक डाउन नहीं हो रहा। प्रोमोट करवाता है ग्लाइकोजेनेसिस, तो इसीलिए वजह से पहले तो वो ग्लाइकोजन पहले से वो नहीं टूट रहा, फैट है वो नहीं टूट रहा, और जो ग्लूकोज हम खा रहे हैं, मतलब जो डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट्स खा रहे हैं, फिर उनके अंदर ज़्यादा फिर ग्लाइकोजेनेसिस होता है। ठीक है, फिर ग्लूकागॉन हमारे पास अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास से होता है, इंक्रीज करवाता है ब्लड शुगर लेवल को, ये हमारे पास प्रिवेंट करता है ग्लाइकोजेनेसिस को, इंक्रीज करता है फैट ब्रेकडाउन को, प्रोमोट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस को। इसको प्लीज़ ये सही से वो कर लीजिएगा, क्योंकि इनके ये जो फंक्शंस हैं ना फिर स्टूडेंट्स आगे पीछे कर देते हैं। फंक्शंस को याद रखिएगा, ये अल्फा बीटा गामा इसको दफ़ा करें। कॉर्टिसोल मतलब सिर्फ इसके लिए, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन होता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स है, सिर्फ ये स्ट्रेस हार्मोन ही होता है। ये नेचुरल पेन किलर भी है, रिड्यूस करवाता है पेन को, इन्फ्लेमेशन को, प्रमोट कराता है मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन को, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो हमारा प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है, पतले होने शुरू हो जाते हैं। इनहेंस ग्लाइकोजेनेसिस लिवर के अंदर, नॉट इन मसल्स। और यहाँ पास टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से होता है। सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल, स्ट्रेंथनिंग मसल्स एंड बोन्स। फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन होता है लेकिन बहुत कम तादाद में होता है। अभी आप लोग सोच रहे हैं हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन कहाँ से आया, तो जब एक मेल फीटस होता है उसके जो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ से आ जाते हैं, मेल की वजह से आते हैं। फादर का तो रोल ख़त्म हो गया ना, तो फीमेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो HCG हार्मोन रिलीज़ करवाता है। फिर HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन से फिर टेस्टिस की फॉर्मेशन, मेल जो फीटस होता है वो होना शुरू हो जाता है, वो माँ से आता है। ठीक है, तो हमारे पास मेलाटोनिन आ जाता है, पीनियल ग्लैंड से रिलीज होता है, रेगुलेट सर्काडियन रिदम। यह हमारे पास वापस स्लीप को इंड्यूस करवाता है, कंट्रोल ब्रीडिंग साइकिल्स इन मैमल्स, और अफेक्ट करता है गोनेडल डेवलपमेंट को। यहाँ पे थाइमोसिन है, थाइमोक्सिन था मेरे ख्याल से, थाइमस ग्लैंड से रिलीज होता है। फॉर्मेशन प्रोमोट्स मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट टी सेल्स को। प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हमने अभी पढ़ा फ्लैट में गपशप। और हमारे पास ये स्टिमुलेट करवाता है मिल्क प्रोडक्शन इन मेमोरी ग्लैंड्स। ये हमारे पास यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है या नहीं? अगर है भी तो थोड़ा सब्र करें, अभी बस हमारा ख़त्म ही होने वाला है। हम डिजीज़ पर आ जाते हैं। ये हमारे पास ये एक्सट्रेडिंग मटेरियल, प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा, मेरा गला बड़ा खुश्क हो रहा है। हाँ प्लीज़ इसको एक्सट्रेडिंग मटेरियल कर लीजिएगा, इसमें ऐसा मुश्किल जाएगा, फिर आप लोग मुझे पकड़ के मारेंगे कि सर ने नहीं बताया, तो सर ने पढ़ाया भी नहीं था, मैंने बोल दिया, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोगों को ये अपने ईजीनेस के लिए करने होंगे तो आप लोग करेंगे। हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड में चला जाता है। FSH से सर्टोली सेल्स, इनहिबिन स्पर्मेटोजेनेसिस, टेस्टिस में ही सारा काम हो रहा है। देखिए टेस्टिस बना हुआ है पूरा। नेगेटिव फीडबैक जाता है कि बस रोक दो और नहीं चाहिए हमें, और स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। और LH से लेडिक सेल्स में, लेडिक सेल से फिर टेस्टोस्टेरोन बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। फिर टेस्टोस्टेरोन वापस से नेगेटिव फीडबैक के जरिए जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के पास कि बस बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बन चुका है, स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ज़्यादा हो गई है, अब रुक जाओ। डिजीज़ कहाँ गई? माशाल्लाह जी, तो ये हमने पढ़ ली, तो इसको पढ़ने वो डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सेरोटिन, सिक्रीटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन ये सब है, मैं इसको पढ़ाऊँगा, इसमें डरने की बात नहीं है। चलिए अभी पढ़ लेते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, मेरे पास ये ना कुछ एंडोक्राइन हार्मोन्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसका कोई वो इशू नहीं है। मेरे पास यहाँ पे कॉपी में लिखे हुए हैं, आप लोगों को ग्रुप पे सेंड कर दूँ अभी अभी? सर स्क्रीन नहीं शो हो रही है आपकी। जी स्क्रीन शो में मुझे तो शो हो रही है, अब शो हो रही है नहीं हो रही? वेट अ मिनट।
हटो ना भाई, सबर। ये कुछ यहाँ पे ट्रैफिक जैम चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के, क्या करूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा बिजी है इंसानों में सियार हूँ ना। तो अब नज़र आ रहा है बुक वाली पेज। तो हमारे कुछ एक्स्ट्रा कुछ हॉर्मोन्स हैं, उनके बारे में यहाँ से आप लोग को लंबा पढ़ना है, या तो मैं आप लोग को पिक्चर लेके सेंड कर दूँ। मेरे कॉपी में लिखे हुए, मैंने कॉपी में लिखे हुए, तो मैं कॉपी से सेंड कर दूँ आप लोगों को। अभी सेंड कर देता हूँ, तो आपके पास अभी व्हाट्सएप पे आ भी जाएगा। तो 1 मिनट वेट कर लें। बायोलॉजी ग्रुप कहाँ गया, ये रहा। पिक्चर आ गई आप लोग के पास, चेक करें। तो अभी वो पिक्चर को अगर आप देख सकते तो देख लें। स्टमक से गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है, सबको पता है। गैस्ट्रिन सेल से रिलीज करवाते हैं गैस्ट्रिक जूस, जिसके अंदर HCl हमारे पास होता है। ड्यूडेनम से हमारे पास कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज होता है और सिक्रीटिन रिलीज होता है। कोलेसिस्टोकाइनिन हमारे पास रिलीज करवाता है बाइल जूस को, सिक्रीटिन रिलीज करवाता है पैनक्रेटिक जूस को। किडनी रेनिन रिलीज करवाते हैं, रेगुलेशन करवाता है ब्लड प्रेशर को। एरिथ्रोपोइटिन RBC फॉर्मेशन करवाता है। हार्ट हमारे पास ANF रिलीज करवाता है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर रिड्यूस करवाता है ब्लड प्रेशर को। प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवाता है, रिलैक्स करवाता है यूट्रस को, अवॉइड करवाता है ओव्यूलेशन। और ब्रेन हमारे पास एंडोर्फिन रिलीज करवाता है, जो कि इनहिबिट करवाता है परसेप्शन ऑफ पेन। ये हमने कल ही नर्वस कोऑर्डिनेशन में पढ़ लिया था। तो जो चीज़ बुक में लिखी हुई वही चीज़ वहाँ पे है ना, उस पेज के अंदर। चलिए ठीक है। तो अब हमारे पास बस कुछ नहीं बचा, हमारे पास बस डिजीज़ बची हैं। डिजीज़ को ख़त्म करके हम आगे बढ़ जाते हैं, मतलब क्लास को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल कर लीजिएगा। पीनल ग्लैंड थर्ड आई क्यों होती है, कोई इमेज नहीं बना, लेकिन फिर भी क्यों होती है। 2 हेमिस्फीयर के बीच में होती है, जस्ट अबव एंड बिहाइंड द ब्रेन स्टेम। नेम फॉर इट्स पाइन कोन की तरह होती है, स्मॉलर देन अ पी। फिलोसोफर रीन डिस्कार्डिस डिस्क्राइब इट एज अ रैशनल सोल। इट सीक्रेट्स मेलाटोनिन, अ मॉडिफाइड अमाइनो एसिड दैट रेगुलेट्स सर्काडियन रिदम्स। यहाँ पे फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, मतलब कोई चीज़ एक हो रही है तो उसको और ज़्यादा तेज़ करवा देना, वहाँ पे हो रही है। मतलब ऑक्सीटोसिन, एक तो पहले से प्रोजेस्टेरोन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, अब वो और करवा रहा है यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन। एक तो प्रोलैक्टिन पहले से ही रिलीज हो रहा है दूध के लिए, ऑक्सीटोसिन फिर उसको और बूस्ट भी दे रहा है। तो ये पॉजिटिव हमारे पास चल रहा है। नेगेटिव फीडबैक, एक चीज़ को रोक देना। इंसुलिन और ग्लूकागॉन है हमारे पास, वो हमने चार्ट की फॉर्म में पढ़ लिया था, तो हमें उसका इशू नहीं है। यहाँ पे हमारे पास डिजीज़ कहाँ गई, माशाल्लाह चैप्टर के अंदर डिजीज़, इस चैप्टर में डिजीज़ थी ना वैसे। किसी को पता है, कोई अगर किसी के पास बुक है तो देख ले। अरे कैसे नहीं है, होनी चाहिए। मैंने एक डिजीज़ का नाम सेंड किया आप लोगों के पास, वो आ गया। वैसे एग्रोमेलगी है, मैंने एग्रोमेगली लिख दिया है, इसको MELAGY कर दें, एग्रोमेलगी लिख दिया। अच्छा, A फॉर एग्रोमेलगी, A फॉर अडल्ट। ये बीमारी अडल्ट में होती है। इसमें आर्म्स फीट इनलार्ज हो जाते हैं, मतलब हाथ और पैर हैं। आप लोगों ने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कि 7-7 फुट लंबे होंगे, तो उनके अंदर जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, जिसकी वजह से वो एग्रोमेलगी की तरफ चले जाते हैं। उनके आर्म और फीट, वो उनका बॉडी बाकी तो वैसा का वैसे ही, लेकिन उनके हाथ और पैर बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। नहीं, हमारे पास ये है कुशिंग सिंड्रोम, एडिसन डिजीज़ है, बहुत सारे हैं, इस चैप्टर में ही है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि मैंने खुद वो लिखे हुए थे तो मुझे याद है। जिसकी देखिए लिखा हुआ है, कहाँ गया, ये कुशिंग सिंड्रोम है, एडिसन डिजीज़ है, और हर उसके अंदर ना
हर किसी के अंदर अपने अलग अलग डिजीज़ का लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई उसमें वो नहीं है डरने की बात, क्योंकि मैं हूँ आप लोग के साथ। तो एग्रोमेलेगी एडल्ट में होती है, आर्म और फीट इनलार्ज हो जाते हैं इसके अंदर। लिख दिया आप लोगों ने ये। एक और बीमारी का मैंने नाम सेंड किया, उसको भी लिख दें। लिख दिया, ठीक है। तो इसके अंदर अगर 8 से 10 फुट आपकी नहीं, मतलब एक बच्चा है, मतलब एक टीनेज है, मतलब वो 14 साल का है, 16 साल का है, और उसकी जो हाइट है वो 8 से 10 फुट तक की है, तो उस वाली बीमारी को हम जाइगेंटिज्म कहते हैं। लिख दिया आप लोगों ने। ये बीमारी बच्चों में होती है, हाइट बढ़ती है कहाँ से कहाँ तक, 8 से 10 फीट बढ़ती है। ये एक और बीमारी है, इसके बारे में भी लिख दें, माइक्सीडीमा, MYXEDEMA। माइक्सीडीमा में क्या होता है, स्किन ड्राई हो जाता है, लॉस ऑफ हेयर होता है। ड्राई स्किन, लॉस ऑफ हेयर अडल्ट्स में होता है। माइक्सीडीमा, ड्राई स्किन, लॉस ऑफ हेयर इन अडल्ट्स। लिख दिया आप लोगों ने। क्रिटिनिज्म, ये एक और बीमारी है, क्रिटिनिज्म के बारे में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये फिजिकल और मेंटल ग्रोथ दोनों को ही रोक देता है बच्चे के अंदर। क्रिटिनिज्म, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ इन चिल्ड्रन, उन्हें बोलते बौने होते हैं हमारे पास, बौने। ये वो वाली बीमारी है जिसके अंदर ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन सबसे ज़्यादा रिलीज होता है, जिसकी वजह से फिजिकल और मेंटल ग्रोथ बच्चे की दोनों रुक जाती है। ये हमारे पास एक और बीमारी है, पॉलीडिप्सिया। इसके अंदर कांस्टेंट थर्स्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सारा दिन सारी रात 24 घंटे आपको प्यास लगी ही रहती है। और हमारी बुक में 2 डिजीज़ और मेंशन की हुई है, थोड़ा हम नीचे चल के उनको वहीं से पढ़ लेते हैं। नो इशू इन दैट, कहाँ गया। कुशन डिजीज़ हमारे पास होता है हाइपर कॉर्टिसोलिज्म। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड ना बहुत ज़्यादा काम करता है। एड्रिनल ग्लैंड के ज़्यादा काम करने की वजह से ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वेट गेन होता है। वेट गेन और मसल वेस्टिंग, इन दोनों ये आप लोग मत समझे। मसल तो वेस्टिंग हो रही है, वेट गेन फैट की वजह से हो रहा है। आप कुशिंग सिंड्रोम में आपका फैट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा है। मसल वेस्टिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका प्रोटीन नहीं बढ़ रहा, आपका मसल वेस्टेज की तरफ ही जा रहा है, लेकिन आपका फैट बढ़ रहा है। वीकेंड बोन्स एंड मूड स्विंग्स, इसके अंदर क्या हो रहा है, कॉर्टिसोल के लेवल बढ़ रहे हैं। एडिशंस में हमारे पास लो सिक्रीशन होती है, बस वाइस वर्सा है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, लैक ऑफ कॉर्टिसोल रिजल्ट्स इन अ ड्रॉप ऑफ ग्लूकोज एंड हाई ससेप्टिबिलिटी टू एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू इनसफिशिएंट एनर्जी सप्लाई, इवन अ माइल्ड इन्फेक्शन कैन कॉज डेथ। ये चैप्टर हमारा हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है। और इस चैप्टर के लिए आप बुक बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, जो चीज़ें